हाय स्टूडेंट्स, बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कि एटम के अंदर जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होते हैं और ग्रेजुअली वन बाय वन कैसे इलेक्ट्रॉन फिलअप होते हैं। इलेक्ट्रॉन फिलअप होने में जो तीन प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक है अफबाउ प्रिंसिपल। ठीक है, जिसका मतलब ये है बिल्डिंग अप। इलेक्ट्रॉन कैसे बिल्डअप होते हैं वन बाय वन। सेकंड वन इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड थर्ड वन इज हंट्स रूल। तो आज डिटेल में हम लोग अफबाउ प्रिंसिपल की बात करेंगे। उसमें यूज होने वाली दो टर्म्स हैं, ग्राउंड स्टेट क्या होती है और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या होती है। तो बच्चों जब हम लोग डेफिनेशन पर अगर जाते हैं तो न्यूक्लियस है, मान लो ये जो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है एज पर बोर थ्योरी क्या है कि n इज इक्वल टू अगर 1 है k शेल होता है। ठीक है, n इज इक्वल टू 2 इसको बोलेंगे एल शेल। ठीक है, फिर एम शेल एंड एन शेल। ठीक है, ये जिस मिनिमम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिटल में रहते हैं, इस ऑर्बिट में घूमते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग की ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन। चाहे इलेक्ट्रॉन यहाँ है यहीं घूम रहा है तो इसको बोलेंगे ये n इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन की ये ग्राउंड स्टेट है। या इलेक्ट्रॉन जो है वो ये सेकंड ऑर्बिट में है या फिर ऑर्बिटल्स में है। ठीक है, क्योंकि n जो बताता है, देखो ये दोनों टर्म्स जो है n भी जो है ये मेन एनर्जी लेवल को बताती है कि किस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है, और l जो है ये भी ये सब एनर्जी लेवल है। n जो बताता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, l जो है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ये एनर्जी मेन एनर्जी लेवल को बताता है, और l जो है वो जो सब एनर्जी लेवल को बताते हैं। तो दोनों एनर्जी को बताते हैं ये, और एनर्जी को जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है वो है हमारा अबव प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहां से इस लेवल में जो घूम रहा है तो बोलेंगे इसको ग्राउंड स्टेट है। लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई ए पोजीशन हायर देन द परमिटिव वैल्यू, मतलब ये वैल्यू है लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन अगर मान लो एनर्जी लेता है और यहां से एक्साइट होके n इज इक्वल टू 2 में चला जाता है, मतलब यहां से एक्साइट हुआ और यहां पर आ गया इलेक्ट्रॉन, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में चला गया एनर्जी लेके। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्साइट हो गया। एक्साइट हो गया, यहां से एनर्जी लेके यहां से यहां चला गया, तो इसको बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट। बच्चों एक्साइटेड स्टेट जो इलेक्ट्रॉन की है ना वो टेम्पररी स्टेट है। ठीक है ना, परमानेंट नहीं है, क्योंकि एनर्जी थोड़ी देर के बाद क्या करता है, वो एनर्जी को लूज करता है और वो अपनी ओरिजिनल ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो n इज इक्वल टू 1 में है तो 2 में जाएगा तभी वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर 2 में है, मिनिमम एनर्जी लेवल उसका 2 में है, और 2 से अगर वो मान लो 3 में चला जाता है तो 3 क्या हुआ, उसका एक्साइटेड स्टेट हुई, और 2 क्या है, इसकी ग्राउंड स्टेट हुई। ठीक है, तो पोजीशन जो है अपनी पोजीशन से हायर पोजीशन में अगर टेम्पररी जोन में अगर चला जाता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग कि वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में वो चला गया। ठीक है, तो अफबाउ प्रिंसिपल इसी बेस पर अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है, अफबाउ प्रिंसिपल बोलता है कि इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड प्रोग्रेसिवली टू द वेरियस ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन जो है ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मतलब एक्साइटेड स्टेट में नहीं होंगे, वो ग्राउंड स्टेट में होंगे। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड प्रोग्रेसिवली, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले ऑर्बिटल में जाएगा, लोएस्ट एनर्जी है, जैसे 1s की सबसे कम एनर्जी होती है, उसके बाद 2s की आती है, उसके बाद 2p की आती है। ठीक है, इस तरह से जैसे जैसे एनर्जी जो न्यूक्लियस से जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे दूर होता जाता है, या सब शेल और शेल जो है वो यहाँ से दूर होते जाएंगे, वैसे ही जो है एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, यहाँ n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ सबसे कम एनर्जी है, उसके बाद ये n इज इक्वल टू अगर यहाँ 4 आ गया तो इसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी है, और उसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें सबसे कम एनर्जी s की होती है, उससे ज़्यादा p की होती है, फिर d की होती है, और सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है, f में होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ दिक्कत यहाँ आती है कि यहाँ देख रहे हैं आप लोग कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में यहाँ 4s है, तो n इज इक्वल टू 4 है, तो 4s में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 आ गया, और ये जो 3 है 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो यहाँ n इज इक्वल टू 3 में जो है वो एनर्जी जो है अगर कम है 4s की, ठीक है, तो ये कम कैसे हो गई और 3d की ज़्यादा कैसे हो गई, क्योंकि प्रिंसिपल तो ये बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई दोज ऑर्बिटल हुज एनर्जी इज लोएस्ट। तो यहाँ से अगर 4 की एनर्जी ज़्यादा है और 3 की कम है तो ये 4 पहले कैसे आ गया और 3d जो है वो 3d बाद में कैसे आ गया है। ऐसे ही आगे है कि देखिए यहाँ 6x जो है 6 पहले है और 4 है बाद में है। तो ये इसको सॉल्व करने के लिए बोज और ब्यूरी ने एक प्रिंसिपल दिया, बोज ब्यूरी रूल, इसको हमने डिटेल में किया हुआ पहले, और इसको बोलते हैं n+l रूल। ठीक है, n+l रूल। तो यहाँ पर n जो है, जैसे मान लो n की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, तो l की वैल्यू कितनी होती है 0, और सब शेल कौन सा होता है s।
एन की वैल्यू अगर 2 है और एल की वैल्यू कितनी होती है 0 एंड 1, ठीक है, क्योंकि ये एन की वैल्यू जो डिपेंड करती है ये 0 से लेके कहाँ होती है n-1, ठीक है। तो जब n की वैल्यू 2 होगी तो उसमें 0 भी आएगा और 1 भी आएगा। और n इफ n इज इक्वल, यहाँ पर सब शेल कौन सा आएगा p। इफ n इज इक्वल टू 3 तो l की वैल्यू कितनी आएगी 0, 1 एंड 2। तो शेल कौन से होंगे, ये सब शेल कौन से होंगे s, p एंड d। इफ n इज इक्वल टू 4 द वैल्यू ऑफ l विल बी 0, 1, 2 एंड 3, एक कम होगी n से, और s, p, d एंड f सब शेल होंगे, ठीक है। अगर मान लो ये पहला है n1s है तो इसका मतलब ये है कि वो उसमें n कितनी होगी, n की वैल्यू कितनी होगी 1, और s जो है वो क्योंकि 0 में है तो इसमें s की वैल्यू कितनी होगी, l की वैल्यू जो होगी वो दैट विल बी इक्वल टू 0। तो n प्लस l वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग कि कैसे ऑर्डर को कैसे लिखा जाता है। द ऑर्डर इन विच द एनर्जी of the orbitals increases can be determined with the help of n plus l rule। if 1s वैल्यू ऑफ n यहाँ से कितनी आई 1, s कितना है 0, पीछे देखा हमने, तो n plus l वैल्यू कितनी आई 1 plus 0 दैट इज इक्वल टू 1। इसको बोलेंगे हम लोग दिस इज द लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी स्टेट, सबसे कम एनर्जी होती है ये 1 होती है, सबसे कम है यहाँ से। यहाँ 2 देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, s की वैल्यू कितनी होगी 0, और 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। हायर ये जो वैल्यू है वो 1s से ज़्यादा है, 2s ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ 2 वैल्यू आई तो ये हायर देन दैट ऑफ 1s, ठीक है। यहाँ पर 2p है, 2 की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आई 2, और p जो है क्योंकि p जो है वो सेकंड, यहाँ से देखें आप p जो है वो ये सेकंड कॉलम में है, तो यहाँ l की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं यहाँ कि अगर दिस इज 1 तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो ये इससे ज़्यादा वैल्यू है, तो यहाँ नेचुरली है कि 1s के बाद क्या आएगा 2s आएगा, उसके बाद 2p आएगा। उसके बाद 3p देखें अगर हम लोग तो 3 n क्या कितना आएगा 3 आएगा, p की वैल्यू कितनी आती है यहाँ पर 1, तो 3 प्लस 1 कितना आया दिस इज इक्वल टू 4, ठीक है 4। तो यहाँ पर ये इससे ज़्यादा है तो 1s हम बोल सकते हैं 1s, उसके बाद किसकी एनर्जी बढ़ी 2s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद 2p में, और उसके बाद फिर इसके बाद किसकी आएगी 3p। अब यहाँ पर आप देखें जब 4s की बात आती है, यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 4 है, और s कितना होता है s की वैल्यू 0, तो 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये भी 4 है, दोनों क्या है, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। जब दोनों की वैल्यू सेम आती है तो हमने किसकी एनर्जी कम है और किसकी ज़्यादा है, तो हमारे पास यहाँ पर ये विकल्प जाता है कि जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम है, जैसे इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो 3 है और इसका 4 है, तो ऑब्वियस है कि ये जो 3 है वो पहले भरा जाएगा, मतलब इसकी एनर्जी कम होती है, और 4 जो है क्योंकि 4 बड़ा जो है अंक है, तो उसके बाद 3p एंड इसके बाद क्या आएगा 4s, इसके बाद आएगा 4s, ठीक है। तो इस तरह से 1s 2s इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि अगर कई ऐसे ऑर्बिटल भी हैं, जैसे बात की हमने 4f जो है वो बाद में भरा गया और 6x जो है वो पहले आ गया, तो 6s एंड 4f की बात करें तो इसकी भी हम लोग n प्लस l वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से कि 6s में n कितना होगा 6 है और s कितना होता है 0, तो यहाँ पर n प्लस l वैल्यू कितनी आ गई l कितना होता है यहाँ पर 0, तो n प्लस l वैल्यू कितनी आई 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6। और अगर मान लो यहाँ पर 4f है तो 4 में n कितना है यहाँ पर 4, और l की वैल्यू कितनी आई, अब देखिए यहाँ पर अगर n 4 होता है तो हमारे पास जो है वो यहाँ n 4 है तो f की वैल्यू कितनी होती है 3 होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये l की वैल्यू 3 आई, तो n प्लस l वैल्यू कितनी आई यहाँ से 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो नेचुरल है कि n प्लस l वैल्यू क्या है ज़्यादा है, तो इसीलिए जो है 4f जो है वो बाद में आएगा, और उससे पहले जो है कम एनर्जी किसकी आएगी 6s की जो है वो, क्योंकि यहाँ पर n प्लस l वैल्यू s वैल्यू जो है वो यहाँ पर n प्लस l वैल्यू जो है वो 6 है, और यहाँ पर n प्लस l वैल्यू जो है वो 7 है, तो इसलिए ये पहले आया और ये बाद में, ठीक है। यहाँ से 6s पहले आता है और 4f जो है वो बाद में आता है।
ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं आप लोग। तो इस तरह से ये एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है। सेम प्रोसेस जो होती है 7s एंड 5f में भी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ये इस तरह का जो एनर्जी है वो याद रखना दिक्कत वाली बात होती है। तो अव्वाऊ ने एक जो है वो इस तरह से डायग्राम दी थी कि इसको याद रखने के लिए कि जैसे अगर मान लो इसको, इसी डायग्राम को मैं यहाँ पर बनाऊंगा कि इफ़ n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 है तो 1 में एक ही, देखिए 1 है तो इसमें एक ही होता, 1s ही होता ऑर्बिटल, n इज इक्वल टू 1s, 1p तो नहीं होता है ना, हो ही नहीं सकता है। इफ़ n इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास 2 में देखिए एन 2 में 2 ही ऑर्बिटल होते हैं, 2s एंड 2 ही सबशेल यहाँ होते हैं, 2s एंड 2p। ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 3, तो कौन कौन से एग्जिस्ट कर सकते हैं, 3s हो सकता है, 3p हो सकता है एंड 3d हो सकता है। आप बोलेंगे 3f भी हो सकता है, 3f जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता। देखिए ये 3f होता है तो इसमें देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना आ गया, n इज इक्वल टू 3 आया। तो यहाँ पे f की वैल्यू जो है वो 3f, अगर n 3 होगा तो f हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास जो है वो sp, यहाँ l की वैल्यू कितनी आएगी, 0 1 एंड 2, तो 0 होता है s, 1 होता है p एंड 2 होता है d। तो f हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर f होता है तो f किस में होगा, इफ n इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पर 4s 4p 4d एंड 4f। ठीक है ना, 4f एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर n इज इक्वल टू 4 होता तो क्या होना था, l की वैल्यू 0 से n-1 होती है, तो 0 1 2 एंड 3, तब 3 होता तो s p d एंड f ऑर्बिटल यहाँ से एग्जिस्ट कर सकता था। ठीक है, अगर n इज इक्वल टू 5 आता है तो 5 में 5s 5p 5d एंड 5f, और इसी तरह से n इज इक्वल टू अगर 6 आता है तो 6s 6p 6d एंड 6s। इफ n इज इक्वल टू 7 7s 7p 7d एंड 7f। सॉरी, यहाँ मैंने s लिखा है। ठीक है, अब इसको याद रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जैसे 1s है तो इस तरह से एक एरो अगर लगाएं, हम लोग पैरेलल एरो लगाएं इस तरह से, तो 1s, उसके बाद ये 2s, उसके बाद ये एरो के सामने 3s 2p एंड 3s, उसके बाद एरो में क्या आया, ये सीधा यहाँ से 4s, फिर ये तीनों ही एक एरो में आ रहे हैं ये। ठीक है, ये एरो यहाँ से पैरेलल इस तरह से आया और यहाँ से ये पैरेलल एरो में इस तरह से आए। ठीक है, ये इस तरह से कर सकते हैं आप। अब देखिए ये एरो हम लोग जब चलेंगे, एरो तो हमने सीधे यहाँ पर इसके पैरेलल एरो लगाए हैं, लेकिन हम लोग चलेंगे कैसे, इसको किस तरह से फिलअप होंगे। देखो 1s के बाद 2s 1s, और यहाँ से हम लोग इस तरह से ये चले। ठीक है, 2s के बाद ये इस तरह से 2p आया, उसके बाद देखिए 2p के बाद क्या आता है, 3s आ गया, और उसके बाद फिर से हम लोग इस तरह से 3p। ठीक है, और 3p के बाद क्या आता है, देखिए 3p के बाद सीधा 4s आया, ये ऐसे, ये 4s के बाद फिर हम इस तरह से ये 4s के बाद 3d, 4s के बाद सीधा ये घुमा के आप इस रोड में चल रहे हैं आप 3d, उसके बाद 4p, फिर 5s, और फिर 4d 5p 6s, तो इस तरह से फिर 4f 5d 6p 7s। ठीक है, तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह से बना है, यहाँ पर ये वैल्यूज दी हुई हैं डिफरेंट, और आप लोग इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है ना, 1s में एक ही आएगा, 2s में 2 आएंगे, 2s और 2p एग्जिस्ट कर सकते हैं, इनको पैरेलल लिख दीजिए। फिर 3s में 3 आएंगे, 4s में 4 आएंगे। देखो याद रखने का, 1 2 3 4, फिर 4 3 2 एंड 1, इस तरह से याद रख सकते हैं आप, 1 2 3 4 4 3 2 1। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से 3d एंड 3f नहीं लिखेंगे आप, ठीक है ना, वो गलत हो जाएगा। और यहाँ पर 3 में सिर्फ 3 तक ही लेके जाना है SPD, और 4 में आपने 4 तक लेके जाना है। फिर 5 में भी आपने f तक ही इसको रखना है, उसके बाद इसको ग्रेजुअली आपने इसको यहाँ से डिक्रीज करना है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आएगी।
आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस।